हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में और साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद, ये सारे चीज़ हम लोग कर चुके हैं 2 वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें से हर साल, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे चाहे दीर्घ रहे, सब्जेक्टिव में चाहे दीर्घ रहे चाहे लघु रहे, ये हर साल इस जो है पढ़ने जा रहे हैं जो जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से ज़रूर न ज़रूर रहता है। चाहे 1 नंबर के रहे, चाहे 2 नंबर के रहे, चाहे 5 नंबर के रहे। पूछेगा कि बोल्शेविक क्रांति क्या है, या रूसी क्रांति जो कहते हैं, रूसी क्रांति क्या है, रूसी क्रांति के कारण क्या था, कौन कौन कारण था, ये सारे चीज़ जो है पूछता है। तो चलिए हम लोग आज उसी के पॉइंट पर लेकर चलते हैं, जिसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि रूसी क्रांति क्या है, या 1917 के बोल्शेविक क्रांति क्या है। यह इसमें हम लोग जानेंगे कि खूनी रविवार क्या होता है, और 1917 के बोल्शेविक क्रांति क्या होता है, इसके कारण कौन कौन थे। तो चलिए हम लोग इस सारे चीज़ हम लोग पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो देखिए हम लोग चलेंगे, पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है 1917 के रूसी क्रांति के कारण, ठीक है। यानी कारण बताना है और इसके कारण के बारे में भी बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो कारण हम लोग इतना लिख देंगे, 8 को है, 8 हम लोग कारण लिख दिए। लेकिन इसके अंदर भी जो है हम लोग जानेंगे कि रूसी जो है जार के निरंकुश एवं अयोग्य शासक कैसे है, ये सारे चीज़ हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला अगर हम लोग देखेंगे तो पहला है, कहता है कि जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासक। जो जार था वहाँ के जार का मतलब वहाँ होता है सम्राट। क्या होता है रूस में जार का मतलब क्या होता है, सम्राट होता है, वहाँ के राजा, ठीक है। तो याद रखिएगा जार का मतलब क्या होता है। तो देखिए वहाँ के जो जार था उस समय जब बोल्शेविक क्रांति हुआ था तो जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है। कौन था, जार निकोलस द्वितीय। तो हम लोग ये सारे चीज़ पर पहले इसके जान लेते हैं, सारे चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला कारण रहा कि जार की निरंकुशता एवं अयोग, यानी वह योग नहीं था, वो शासक का लायक नहीं था, लेकिन फिर भी वह शासक बना हुआ था। तो एक भी ये सबसे पहला यही कारण बनता है, क्योंकि ये अनेक प्रकार के समाज में बुराई था, और वहाँ के मजदूरों को और कृषक थे, वो सारे लोगों को एकदम दयनीय स्थिति था, एकदम जीना हराम था। और नहीं तो और खूनी रविवार के नाम जानित होंगे या न जानित होंगे तो हम पढ़ाएंगे, आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। तो खूनी रविवार, और न तो उस निहत्थे पर अंधाधुन क्या चला दिया, गोलियां चला दिया था, केवल रोटी दो को नारा लगा रहे थे इसलिए, ठीक है। और इसलिए नहीं, ताकि वो क्या हुआ था कि जो है जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें एक छोटा सा देश से रूस एक बड़ा देश हरा गया था, यानी पराजित हो गया था। इसके वजह से और वह गुस्सा था, जो वहाँ छोटे छोटे लड़का भी वो उनके सैनिक को क्या कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, ठीक है, कि ये इतना बड़ा देश होकर और क्या हो गया, ये छोटा सा एक देश से हार गया, ठीक है। यानी जापान और रूस के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा। देखिए सबसे पहला है, हम लोग सारे चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, बड़ा चीज़ है, तनिक सा देख लीजिए। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। क्या था, अयोग्य शासन। उसके बाद दूसरा होता है कृषकों की दयनीय स्थिति। वहाँ के जितने भी कृषक थे, यानी जितने भी रूस के कृषक थे, उनके सारे स्थिति क्या था, दयनीय था, एकदम इतना दयनीय था कि एक तो वहाँ के जो खेत था वो एकदम छोटे छोटे था, जैसे पुराने ढंग से खेती करते थे, उसके ऊपर कर था। तो ये सारे चीज़ वहाँ के ये मजदूरों को दयनीय स्थिति था। अगला है मजदूरों की दयनीय स्थिति, ऊपर था कृषकों की दयनीय स्थिति, अबरी है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों के भी वही हाल होता था,
काम करवाता था, दिन दिन भर रहते काम करवाता था, वेतन बहुत कम कर देता था और उस पर उसको पर अत्याचार करता था, यानी दुर्व्यवहार करता था उसके साथ, मजदूरों के साथ। तो ये था, यानी वहाँ के तीसरा कारण था मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसका भी ये कारण बनता है रूसी क्रांति होने का। इसका भी कारण बनता है कि तब तक जब तक हम लोग एक राजा, एक लोकतंत्र नहीं स्थापित करेंगे, तब तक हम लोग हैं वो हम लोग को स्थिति नहीं सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए है ये सारे चीज़ जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था, जनता जो है जागरूक हो रहे थे, क्रांति के प्रति जागरूक हो रहे थे। याद रखिएगा। आगे है औद्योगिकरण की समस्या। वहाँ पे उद्योग धंधा नहीं था, और उद्योग धंधा था तो वो संकेंद्रित था, यानी एक ही स्थान पर था, ठीक है, और कहीं पे नहीं खुल नहीं रहा था। वो जो पहले से था वही है, वही पर काम करना है तो करो, और नहीं तो फिर ऐसे मरो, ठीक है। तो ये था, एक औद्योगिकरण की भी समस्या वहाँ पे था। रूसी कारण की नीति, वहाँ के जो रूस के नीति था एकदम ये सभी जो है हम जो चीज़ कहते हैं वही करना पड़ेगा, और नहीं तो मरो, ऐसी जो है भूखे मरो, चाहे जैसे बनना है वैसे मरो, यानी जो हम कहेंगे वही चीज़ करना है। यानी ये भी एक प्रकार के वहाँ का जो है समस्या बनता है। रूसी जो है क्रांति करने की एक कारण बनता है रूसीकरण की नीति, ठीक है। उसके बाद है विदेश घटनाओं का प्रभाव। विदेश घटनाओं का, जैसे विदेशी घटना हुआ, अनेक प्रकार के घटना हुआ। जैसे वहाँ पे ये जैसे बताए थे पहले चैप्टर में कि इटली के एकीकरण हुआ, ये सारे चीज़, फ्रांस की क्रांति हुआ, इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण। तो ये सारे चीज़ घटना से जो है रूस में एक राष्ट्रीयता की भावना भी जग रही थी कि हम लोग इस तरह से अत्याचार नहीं सहेंगे। आगे है रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। तो जो मार्क्सवाद बताए पीछे, मार्क्सवाद क्या करते थे, वहाँ के समाज को सुधारने के लिए एक अलग अलग तरीका अपनाए थे। वहाँ पे बुक भी लिखे हैं जो कि पिछले वीडियो में हम बताए हैं, वो सारे चीज़ बताए हैं। तो देखिए रूस में जो है मार्क्सवादी का प्रभाव तथा बुद्धिजीवी का योगदान। जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे, जो समझदार थे, तो उसको पर क्या था, योगदान था। यानी कहते थे कि तू लड़ो, हम जितना यानी सहायता बनेगा, यानी क्रांति करो से हम जितना हमको सहयोग बनेगा उतना हम सपोर्ट करेंगे। समझ में आया ना। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग का भी योगदान था। उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये 9th में पढ़ना था, समझ में आ रहा है ना, तो आप कमेंट करके बताइएगा ये कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए जो है उसमें भी पराजय हो गया था। तो पराजय हो गया था तो जनता और खिसिया गया था, वहाँ के लोग और मतलब गुस्सा हो गए थे। तो ये सारे चीज़ जो है ये क्या है, एक 1917 के रूसी क्रांति का एक कारण बनता है। ये 8 चीज़ हम लोग देख लिए। ये सबसे पहले 8 चीज़ आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यानी पहले जानेंगे कि जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन क्या है। उसके बाद जानेंगे कि कृषकों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या, रूसीकरण की नीति, ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे। तो एक बार आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति। दूसरा क्या है, कृषकों की दयनीय स्थिति। और तीसरा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। ये दोनों की स्थिति एकदम दयनीय था, यानी कृषकों और मजदूरों को। वहाँ के उद्योगीकरण की समस्या था, यानी उद्योगीकरण, वहाँ के जो है उद्योग नहीं खुल रहे थे, नए उद्योगों का समस्या था। उसके बाद जो है रूसीकरण की नीति, वहाँ के जो रूस के राजा था उसका एक अलग नीति था। इतना होने के बावजूद एक अलग उसका नीति चलता था, तो रूसीकरण की नीति। उसके बाद विदेशी घटनाओं का प्रभाव। उसके बाद है अगला है 7वां है कि रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव एवं बुद्धिजीवी का योगदान। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो जाता है, रूस की पराजय, तो और जो है वहाँ के जनता जो है वो आक्रोश हो जाता है, गुस्सा से लाल हो जाता है। तो याद रखिएगा, यह है 8। अब हम लोग चलेंगे पहला, यानी जार की निरंकुशता एवं
आयोग। तो इतना आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पहला पर और समझते हैं पहला। चलिए देखिए, पहला बताए थे, कोची बताए थे कि जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 1917 में, 1917 से पूर्व जो वहाँ के शासक थे, कहाँ के, रूस के, यानी 1917 के पूर्व जो वहाँ के शासक थे तो कौन थे, रोमनो राजवंश के शासक था। रोमनो राजवंश का शासक था, कहाँ पे, रूस में। ठीक है, वहाँ पे जो है रूस को, यानी रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। लेकिन वहाँ के जो राजनीति की संरचना था कठोर था। क्या था, बहुत कठोर था। वहाँ की राजनीति की संरचना क्या था, बहुत कठोर था। और वहाँ के राजा था जार निकोलस द्वितीय। कौन था, जार निकोलस द्वितीय। ये अधिकतर क्या करता था, ये कहता था, ये जो है ये दैवी अधिकारों से में विश्वास रखता था। दैवी भी अधिकारों में विश्वास मतलब कुछ होता है कि यहाँ के जो मजदूर हैं वो मजदूरों को या कृषकों को, यहाँ के जो जनता है वो जनता को भगवान क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। यानी ऐसा ही मानते थे। ठीक है, हम नहीं कुछ करेंगे, भगवान करेंगे। ठीक है, एक के विश्वास रखता था। तो ये जार निकोलस द्वितीय यही जो कहते थे, ये दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था कि जो जितने भी देवता देवी है ना, तो वही इनको क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो ये सारे चीज़ से क्या होता है, वहाँ पे एक आक्रोश फैल जाता है। तो ये निरंकुशता के कारण, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, तो ये से इसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे एक कारण बन जाता है, क्रांति का कारण बन जाता है। तो इतना हम लोग देख लिए कि वहाँ के जो 1917 से पूर्व कौन थे राजा, वहाँ के कौन राजवंश था या शासक कौन था, तो रोमनो कौन थे, रोमनो राजवंश था। वहाँ के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। जार मतलब राजा। वहाँ के जो राजनीति था वो अत्यंत कठोर था। ठीक है, वहाँ के राजनीति के संरचना था वो अत्यंत कठोर था, क्योंकि वहाँ के राजा था जार निकोलस द्वितीय। ये अधिकतर क्या कहता था कि जो है भगवान इनको क्या करेंगे, भला करेंगे, इनको क्या करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे। जितनी भी जनता है भगवान रक्षा करेंगे। एक इनको कहना था, तीन को कहना था, ये किनको, जार निकोलस द्वितीय। अब इससे जो है दुख सुख से इनका कोई चिंता नहीं रहता था। जनता के दुख है कि सुख है इसका कोई मतलब नहीं। ये भगवान पर खाली यह विश्वास है कि भगवान इनको पे क्या करेंगे, सहारा प्रदान करेंगे और हमारा कुछ नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं है। यानी सब चीज़ क्या करेंगे, भगवान करेंगे। तो इसलिए वहाँ के जो है ये क्रांति का कारण बन जाता है। दूसरा है क्या चीज़, कृषकों की दयनीय स्थिति। वहाँ के जितने भी कृषक थे उनको दयनीय स्थिति था। क्या था, दयनीय स्थिति था, क्योंकि रूस में जनसंख्या के बहुल संख्या भाग में क्या था, कृषक थे। क्योंकि वहाँ के जनसंख्या था जिसमें अधिक संख्या में क्या थे, वो कृषक थे, खेती पर आधारित थे, यानी खेती करते थे। क्या करते थे, खेती करते थे। उसने क्या किया, ये 1871 की बात, 61 की बात है, 1861 की बात है में जो है कि जार एलेक्जेंडर, क्या, जार एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषक दास्ता समाप्त कर दिया गया था। क्या था, कृषक दास्ता जो था, कृषि दास्ता था, ये क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था उनके। फिर उसके बाद है, यह 1871 ईस्वी के बाद है। उसके बाद जो है वहाँ के जो खेत था वो अत्यंत छोटे छोटे था। क्या था, छोटे छोटे उनके खेत होते थे। यानी कृषकों के जो कृषि करते थे उनके खेतों को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था, जिससे वहाँ के खेती करने में बहुत दिक्कत होता था। ट्रैक्टर यानी घुमाने में या किसी प्रकार के यंत्र को चलाने में यानी जोतने में वहाँ पे किसी भी प्रकार के साधन का व्यवस्था नहीं होता था, या साधन के व्यवस्था होवो करता था तो क्या होता था कि उस खेत में चलवे नहीं करता था उस साधन से। तो याद रखिएगा, वहाँ के जो खेत था बहुत छोटे छोटे था, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। क्या हो गया, कृषकों में आक्रोश फैल गया। पूंजी का अभाव, उनके पास जो था पूंजी बहुत कम था। पूंजी क्या था, बहुत कम था। इसलिए कम था क्योंकि उसमें करों का बोझ था। क्या था, कर के बोझ था। कर के बोझ के कारण वहाँ उनके पास पूंजी का भी अभाव था। क्या था, पूंजी का अभाव था। समझ में आ गया होगा, इतना हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर ना भी समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से बताएंगे, उसको फिर से हम दोहरा देंगे। तो देखिए, कहते हैं कि रूस में जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या था, उसमें से बहुल संख्या भाग में कृषक पाए जाते थे। वहाँ पे 1971 में जो था
जाल अलेक्जेंडर द्वारा वो क्या जाल अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषक दास्ता समाप्त हो गया था, समाप्त कर दी गई थी। वहाँ के जो है कृषक दास्ता समाप्त कर दिया गया था। उसके उनके खेत बहुत छोटे छोटे होते थे और पूंजी का अभाव था और करों का बोझ था, जितने कर वसूलते थे उसका बोझ था। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये भी एक प्रकार के क्या हो गए, अब उनके अलावा जो है क्रांति के अलावे कृषकों के पास क्रांति के अलावे और दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए ये क्रांति का कारण बना। ये सारे चीज़ क्या बना, क्रांति का कारण बना। तो कृषकों भी क्या धीरे धीरे उत्साहित हो गए क्रांति की ओर भागने के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और तीसरा कारण देखते हैं, मजदूर की दयनीय स्थिति। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे तीसरा, मजदूरों का दयनीय स्थिति। क्या देखेंगे, मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो बता दिए थे, पहले भी बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। देखिए मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या था, तो इससे काम जो है अधिक लिया जाता था। क्या किया जाता था, काम अधिक लिया जाता था और पैसा कम। उसके ऊपर इसके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था, जिसकी वजह से ये क्या थे, इसके अंदर असंतोष की भावना था। क्या था, असंतोष की भावना था। अगर कोई आपके से दिन दिन भर रात भर काम कराए और उसके साथ पैसा भी कम देवे और दुर्व्यवहार भी करे तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसा ही घुटन महसूस होता था ये रूस के मज़दूरों को। तो यहाँ जो है अधिक किया जाता था, काम करता था और पैसा बहुत कम मिलता था। उसके साथ साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था और मज़दूरों के पास राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे ताकि वह हड़ताल कर सके। ठीक है, उनके पास किसी भी प्रकार के, अगर आपके पास जब तक आपके पास जो है राजनीतिक अधिकार रहेगा तभी तो आप किसी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और नहीं तो आपके पास किसी भी प्रकार के जो है अधिकार रहबे नहीं करेगा। आप सरकार के पक्ष से क्या आप कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसके पास, मज़दूरों के पास कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वह हड़ताल नहीं कर सकते थे, हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। अगर हड़ताल करते तो वह हाल होगा जो कि पहले जो हुआ, पहले नहीं जो कि होने वाला है। यानी होने वाला है मतलब समझ में आ रहा है, यानी खूनी रविवार। ठीक है, यानी खूनी रविवार से ये पहले का बात है। तो देखिए उसके बाद होता है, अगला है कि ये हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। तो ये इसमें भी एक प्रकार के असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, किसमें, मजदूरों में। अगला है, चौथा है क्या चीज़, कि औद्योगिकरण की समस्या। अब वहाँ पे देखिए कुछ क्षेत्र में था जो कि महत्वपूर्ण उद्योग धंधा थे, लेकिन संकेंद्रित था। वो यानी पहले से जो बनाया हुआ था वो एक स्थान पर है तो है, लेकिन कुछ नया चीज़ नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से जो है मज़दूरों की संख्या ज़्यादा था। अब जो कृषि कर रहे थे उसके पास कुछ नहीं है तो मजदूरी नहीं करेंगे ना, किसी भी प्रकार से उनको पेट पालना है। तो उसमें जो है मजदूरों की संख्या और न तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और उद्योग धंधा की मात्रा क्या हो रहा, घट रहा है। यानी उद्योग धंधा ये को है, ये नहीं है, जो पहले के है वही है। तो जिसके वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो है कुछ क्षेत्र में उद्योग से केंद्रित था और राष्ट्रीयता पूंजी का अभाव था। वहाँ पे राष्ट्रीयता पूंजी का अभाव। अब राष्ट्रीयता पूंजी का अभाव कैसे रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय का पूंजी जो आय है वो तभी तो विकास होगा जब जो कृषक थे उनका आय जो बढ़िया रहेगा। आप जितने भी आसपास के क्षेत्र में देखते होंगे, कृषि जब करते हैं तो वो तो केवल खाने के लिए नहीं करते हैं, वो बेचने के लिए करते हैं। और जो हम लोग को मिलता है, राशन मिलता है, वो राशन कहाँ से मिलता है, वो सारे चीज़ जो है एक कृषि यानी जो है कृषक ही करते हैं। तो कृषक करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय पूंजी का विकास होता है, अपना देश का आर्थिक आय भी जो है वो बरियार होता है। तो वहाँ पे जो मजदूरों की स्थिति दयनीय था तो वहाँ के राष्ट्रीय पूंजी का अभाव रहबे करेगा। तो ये तो आम बात है कि राष्ट्रीय पूंजी का वहाँ के क्या रहेगा, अभाव रहेगा। तो ये भी एक प्रकार के औद्योगिकरण की समस्या थी कि वहाँ के राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। आगे है विदेशी पूंजी पर निर्भरता। अब देखिए विदेशी पूंजी पर, अब विदेशी पूंजी पर कितना निर्भर रहिएगा,
विदेशी पूंजी पर कितना दिन तक आप निर्भर रहिएगा। तो यह था विदेशी पूंजी पर निर्भर रहता था। उसके बाद ये देखे तो चारों ओर जो जनता थे उसमें क्या व्याप्त रहता था असंतोष की भावना, यानी जो वहाँ के राजा थे उसके राजा के प्रति असंतोष जागा हुआ था कि कैसा राजा यहाँ पे आ गया है और ये जो है एकदम सारे चीज़ एकदम कमज़ोर करके रख दिया, मजदूरों के, कृषकों के, उद्योगों को, ये सारे चीज़ बर्बाद करके रख दिया। तो इस चारों तरफ से क्या हो गया, असंतोष की भावना व्याप्त रही थी। उसके बाद आगे है पांचवा है कि रूसीकरण की नीति। क्या है, रूसीकरण की नीति। वहाँ पे जो था वो एक महत्वपूर्ण जो जाति रहते थे, वहाँ पे स्लावक जाति के लोग रहते थे। उसके अतिरिक्त रहते थे फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि। इसमें रूसीकरण में तो वहाँ के जितने भी ये जाति के लोग रहते थे, इन सारे चीज़ का जो रीति रिवाज सारा चीज़ क्या था, अलग अलग था। यानी कोई किसी धर्म को अलग धर्म को मानते थे, कोई क्या रीति रिवाज अलग है। तो सारे चीज़ का रीति रिवाज क्या है, अलग है, लेकिन इनका संख्या था अल्प था। क्या था, अल्प था, यानी बहुत कम था, इनकी संख्या बहुत कम था, जिसके वजह से वो जो राजा थे वो इनको किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं देते थे। उसके बाद और न तो जो उसका जो रूसीकरण की नीति था वो उस पर अलगे से परेशान थे रूसीकरण की नीति से, और कहते थे कि जो है जार के अनुसार वहाँ के जो रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लाने का प्रयास करते थे। जो ये अलग अलग जाति के लोग रहते थे वो चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, वो जो चीज़ हम कहेंगे वो चीज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ क्या होता है, इनके रूसीकरण की नीति से यहाँ पे असंतोष की भावना जागरूक होता है और वहाँ के लोगों को क्या होता है। देखिए फिर आगे कहते हैं कि हलचल मच गया था। फिर उसके भी जो अल्पसंख्या था, जो अलग अलग धर्म के मानने वाले थे, उनमें क्या हो गया था, हलचल मच गया था। उसके बाद कहते हैं कि 1863 में इस नीति के विरोध के पोलो थे, ये क्या थे, पोलो, ठीक है, पोलो जाति के लोग थे, वो क्या किए, विरोध किए कि नहीं, तुम जो कहेगा वो हम नहीं कर सकते हैं, तू जो चीज़ बोलेगा वो चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं, जो कि हमारा धर्म अलग है, हमारा रीति रिवाज अलग है। यानी वो क्या कर रहे थे, पोलो के जो जनसंख्या था वो विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसके निर्देशापूर्वक क्या हो गया, दमन किया। अब इस प्रकार रूसी जो राजतंत्र का प्रति उसका आक्रोध बढ़ रहा था। फिर उसके बाद जो रूसी क्रांति के जितने भी सम्राट थे, राजा थे, उसके प्रति जनता के क्या हो रहा था, ये गुस्सा और ऊपरे जा रहा था। यानी क्रांति के दम जो है एकदम लबलबा रहा था, यानी क्रांति के ओर से। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो है क्रांति का ये पांचवा कारण है। 8 गो कारण बताए थे, जिसमें हम लोग अभी 5 गो क्रांति के कारण, यानी फ्रांसीसी क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति के कारण हम लोग 5 गो पढ़ रहे हैं कारण। तो हम लोग इस वीडियो में यही पर रह देते हैं, चूँकि इस वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा और हम नहीं सोचते हैं कि आप जो है पढ़ते पढ़ते जो है बोर हो जाए, या आप छोटे छोटे जो है वो आप एक गोल बनाइए और छोटे छोटे वीडियो आप लोग देखिए, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 5 गो आज के हम लोग इस वीडियो में देखें, और जिस तरह से हम लोग पढ़ें उस तरह से आप भी अगर रीड कीजिएगा तो जो है ये पूरी तरह से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये इसमें बहुत एक छिपा हुआ शब्द, बहुत सारा शब्द छिपा रहता है। जैसे देखिए कुछ क्षेत्र में उद्योग का संकेंद्रीय, इससे हम क्या बताएं कि इसमें बताएं कि वहाँ के जो था एक महत्वपूर्ण उद्योग था, लेकिन कुछ ही महत्वपूर्ण उद्योग था। तो ये सारे चीज़ जो है ये छोटे छोटे पॉइंट करके भले ही आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें जो बताए हैं पूरा तोड़ और ममोड़ कर बताए हैं। तो इसलिए है जो आपको किताब को रीड करना है और जो हम बताते हैं उसको एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।